हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सुषमा फिजिक्स मीडिया, वेयर वी फाइंड द डिफरेंट वे और फंडामेंटल वे ऑफ आवर लेवल फिजिक्स। हेयर वी स्टार्टेड क्लास +1 सिलेबस, और यहाँ पर हमने अभी प्रीवियस वीडियो से ही हमने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर शुरू किया है। और हमने बेसिकली उस चैप्टर में जो पढ़ा है वो पढ़ा था कि न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन लॉ दिया है, बेसिक थोड़ी सी हमने उसकी बेसिक नॉलेज पढ़ी थी। और न्यूटन ने जो फोर्स दिया है वो किस तरह से वैलिड है और कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह वो सेंट्रल है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, यानी हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में किया था। लास्ट में हमने जो किया था वो तो उसकी सेल थ्योरम के बारे में किया था। आज हम थोड़ा सा उससे ज़्यादा करने जा रहे हैं, यानी हम बेस बनाएंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो देखा है उसमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसके बिहाफ पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट हम न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हमारा वो जो प्रीवियस नॉलेज है वो थोड़ा सा सस्टेन मीन्स अच्छे से हो जाए। और फिर उसके बाद आज हम नया टॉपिक करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम दो मेन टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूमेरिकल ऑफ द न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन एंड सेकंड वन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नॉट द ग्रेविटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया। बच्चे, ग्रेविटेशन एक तरह का पुश और पुल है, यानी एक तरह का फोर्स है, क्वाइट ऑफ वैसे जो पुश और पुल करेगा। और उसमें हमने कहा था कि जो यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे वो फोर्स हमारा क्या था, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। न्यूटन ने हमें ग्रेविटेशन का लॉ दिया था जो कि हमें ये कहता था कि हमारे पास जो फोर्स है, यहाँ पर अगर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है Gm1 m2 अपॉन में r²। यानी अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में सेंटर में से हमने ड्रॉ किया था, क्योंकि ये हमारा सेंट्रल फोर्स है। ये हमने बताया था हमेशा सेंटर से। आज एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी जो कि इसी बिहाफ पे की सेंटर फोर्स, और एक हमने इसका वेक्टर फॉर्म भी किया, राइट। हमने एक चीज और की थी, दैट इज वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर ये है, ये मास m1 है, ये मास m2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो ये जो है इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन में r², प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यानी जितना दूर जाते जाएंगे फोर्स उतना कम हो जाएगा, बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मैसिव बॉडी में ज्यादा होगा। इसी वजह से जो है सन के चारों तरफ जो है प्लैनेट्स घूम रहे हैं, या फिर हमारे अर्थ के चारों तरफ जो है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट या फिर नेचुरल सैटेलाइट दैट इज मून, वो भी घूम रहा है। तो बेसिकली हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स है बच्चे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जैसे कि मैंने कहा ये एक सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स होने की वजह की हम हमेशा ड्रॉ करते हैं सेंटर से। मैंने आपको ये भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम अगर देखी जाए कोई भी पॉइंट आउटसाइड द शेल होगा, आउटसाइड द स्फीयर होगा, तो जो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स वो जिसके वजह से लग रहा है वो भी अपने आप को क्या करेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और वो पॉइंट कहाँ सिचुएटेड होगा, वो होगा उसके सेंटर में। ये अच्छे से हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको फिर से दोबारा तो आप टाइप कर सकते हैं ग्रेविटेशन पार्ट 1 बाय सुषमा फिजिक्स मीडिया। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चे हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है जिसकी लेंथ L है। जरूरी नहीं हम सर्कुलर करें हर बार। एक ब्लॉक है जिसकी लेंथ L है, जिसका मास m है। इसके बाद एक दूसरा ब्लॉक इसके साइड है जिसका मास 2m है, और इसकी लेंथ जो है 2 है। आपको ये बताया, अच्छा इन दोनों, दूसरी चीज, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी अगर मैं सेंटर से इस तरह से ड्रॉ करूं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है L। ठीक है, इसके बाद L नहीं L/2 मान लेते हैं। अब इसके बाद देखिए एक ब्लॉक है जिसका मास m है, दूसरा ब्लॉक है 2m है। दूसरा ब्लॉक जो 2m वाला है वो उससे L/2 डिस्टेंस अपार्ट है। इसके बाद है कि हम ये L डिस्टेंस है, इसके अगर सेंटर से हमने क्या पढ़ा है, ग्रेविटेशन। अब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यानी Fg निकालना है इस केस में। Fg यानी ये आपस में कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगे। तो बच्चे हमने क्या पढ़ा है कि हमारा ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, दैट इज सेंट्रल फोर्स, यानी हमेशा सेंटर से लगता है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट का सेंटर इस ऑब्जेक्ट का सेंटर यानी L/2 डिस्टेंस पे, सेंटर ऑफ मास यानी उसके इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये हमारे पास क्या है, ये L/2 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी
ये L/2 डिस्टेंस के ऊपर इसका क्या लग रहा है, दैट इज फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसके बाद देखिए बेटा, अगर यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे हो सकता है, ये चीज भी हम यहाँ नोट करेंगे। बट हमने तो ये पढ़ा है ना कि एक सेंट्रल फोर्स है, तो हमें सेंटर से यानी एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लगने वाला फोर्स ही ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो इसका सेंटर है, ठीक है, बट ये तो इसका सेंटर नहीं है, तो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स इस तरह से अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका सेंटर ऑफ मास देखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास यानी अगर ये टोटल 2L डिस्टेंस है तो L डिस्टेंस यानी यहाँ पर, यानी ऊपर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये L हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक तो होगी ये L, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा फोर्स लगेगा, मान लीजिए R डिस्टेंस है, क्योंकि हमेशा हम क्या लेते हैं R डिस्टेंस है ना, उसी से रिलेट करके आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये R डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पर हमें ये इस सेंटर से इस सेंटर पे जो फोर्स लग रहा है वही हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है, तो हमें यही ग्रेविटेशन फोर्स दिखाना है। अच्छा बच्चे एक चीज और, ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी आई, देखिए बच्चे टोटल हमारी 2L थी, उसका हाफ L हो गया, उसका हाफ यानी नीचे वाला हाफ कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, और उसी के हाफ में से हमारे पास क्या जा रहा है, यानी ये वाला हिस्सा हमारे क्या बात हो जाएगा L/2। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने ये देखा कि हमारे पास दो ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक के बीच में यानी एक का मास m है, एक का 2m है, और साथ में लेंथ भी उनकी वेरी कर रही है। हमने हमेशा ये पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट के सेंटर से, चाहे ऑब्जेक्ट कितना छोटा है कितना बड़ा है, उसके सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर पे जो लगता है फोर्स वही हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है। इसीलिए हमने वो फोर्स निकाला, तो ये हमारे पास ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, और ये हमारे पास हमने इस तरह से डायरेक्शन। तो अगर इसमें ट्रायंगल को बाहर निकालूं तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से हमारे पास सामने आ गया, दैट इज ये R हो गया, ये L/2 डिस्टेंस हमें दे रखा है, ये L/2, बट विल विद द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू होगी बेटा L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू L/2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो L²/4 आएगा, L²/4², तो आपके लिए बता दें 2L²/4, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास हो गया L/2। तो R की वैल्यू हमारे पास आ गई है, मास हमारे पास है, तो हम इजी से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन Gm1m2 डिवाइडेड बाय r², यानी मास ऑफ द वन बॉडी एंड मास ऑफ द अदर बॉडी। तो यहाँ पर F नेट जो लगेगा ये लगेगा Gxh लगेगा, मास पहली बॉडी का मास मान लीजिए m है, दूसरी का क्या है 2m है, डिस्टेंस कितनी है बच्चे, डिस्टेंस है L/2 जो कि अभी हमने निकाली L√2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 2, यहाँ पर ऊपर हमारा 2Gm² डिवाइडेड बाय L², और L² और ये √2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास टोटल फोर्स कितना आएगा, दैट इज 4Gm² बाय L²। यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशन फोर्स है 4Gm² बाय L²। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पर कोई सिंपल ऐसे नहीं करें, आप ये नहीं करेंगे कि यहाँ पर फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास है, हमेशा सेंटर ऑफ मास यानी वो आपस में इस तरह से फोर्स नहीं लगाएंगे, यानी उसके सेंटर ऑफ मास से इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ इनके सेंटर से लगेंगे। क्यों लग रहा है वो मैंने आपको शल थ्योरम से बता दिया। तो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि हमारे पास 2 डिफरेंट बॉडीज हैं, उनका मास अगर हमें निकालना है, उनका ग्रेविटेशन फोर्स हमें निकालना है, तो हम उस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और एडवांस बनाने की कोशिश करूं, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये आपस में जो एक्शन रिएक्शन पेयर है, यानी हमारा जो फोर्स है वो फोर्स किस तरह से लग रहा है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा बच्चे एक चीज आपको ध्यान है कि हाँ हमारे पास ये वाला एंगल कितना होगा, जहां हमारे पास 2 इक्वल साइड्स हैं तो हमेशा हम क्या निकालेंगे, टेंजेंट 2 इक्वल साइड्स के लिए हम क्या निकालते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा निकालते हैं, और टेंजेंट ऑफ थीटा निकालेंगे तो हमारे पास वो आएगा, दैट इज टेंजेंट किसके बराबर होता है, आप हमेशा क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मैं बहुत बेसिक से करवा रहा हूं बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी टेंजेंट थीटा निकालेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है L/2, बेस क्या है L/2, दैट इज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, और वो होता है 45 डिग्री पे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमारा एंगल क्या हो गया 45 डिग्री, यानी ये फोर्स जो है वो आपस में क्या लगा रहा है 45 डिग्री, यानी उनके बीच में जो एंगल है वो फोर्स क्या है
दैट इज 45, यानी 45। आई थिंक मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया कि किस तरह से हमारे पास ये एंगल 45 आएगा। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से हमारे पास नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा। अगर हम यहाँ पर एफबीडी डायग्राम बनाएं, इस बॉडी का अलग एफबीडी डायग्राम बनाएं, इस बॉडी का अलग एफबीडी डायग्राम बनाएं, और इसके बाद देखें कि अर्थ का ग्रेविटेशन इसमें कितना फोर्स, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन निकालने की कोशिश करें। समझ में आ रहा है कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, हर एक बॉडी नॉर्मली कितना फोर्स लगा रही है। तो सबसे पहले आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई, तो मैं यहाँ से इसको रब कर देती हूँ कि एंगल हमारा 45 क्यों है। सबसे पहले देखिए बच्चे, हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए पहले एफबीडी डायग्राम बना लेते हैं। हमारा पहली बॉडी ये है जिसकी मास m है, ठीक है, मास वगैरह की करने की जरूरत है, जो पहली बॉडी है इसमें एक फोर्स हमारा लग रहा है W इज इक्वल टू 4 फंडामेंटल फोर्सेस। मैकेनिक्स के अंदर 4 तरह के फोर्सेस लगते हैं। सबसे पहले W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा अगर वो किसी रस्सी से बंधा है टेंशन की वजह से, ठीक है, ये 3 फोर्सेस, और फोर्थ हमारा क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। तो ये 4 फंडामेंटल भी हमने लॉज ऑफ मोशन में अच्छे से पढ़ रखे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम चाहे कैसी हो एफबीडी डायग्राम से ही सोल्व होनी है, तो इसलिए हमने एफबीडी डायग्राम बनाया। सॉरी, यहाँ W इज इक्वल टू mg, क्योंकि इसका मास m है, तो ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में W इज इक्वल टू mg क्वाइट ऑब्वियस है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं बात करूँ तो सेम लाइन पे भी लगे या डिफरेंट में, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन ही हमारा हो गया n1, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो फोर्स है, तो इसको आपकी सहूलियत के हिसाब से मैं कर देती हूँ कि यहाँ हमारे पास n1 यहाँ लगा रखते हैं कि सरफेस हमारा यही टच कर, n1 हो गया। दूसरी चीज, यहाँ पर हमारा जो फोर्स है वो किसी एंगल से लग रहा है, ये हमारा फोर्स, यानी ये फोर्स इस साइड लग रहा है, ये फोर्स इस साइड लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। जैसे हमने बात की थी, एक फोर्स ऑफ 1 2 2 और एक फोर्स ऑफ 2 2 2 1 2 किया था ना, तो यहाँ पर हमारे फोर्स, ये फोर्स हो गया, तो यहाँ पर मैंने ये माना कि दोनों इक्वल फोर्सेस से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एंगल, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए बच्चे, हमने रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट पढ़ रखा है। रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट में क्या पढ़ रखा है, देखिए फोर्स रिजल्टेंट इस साइड है, तो इस साइड कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ बनेगा F cos ऑफ 45, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ क्या बनेगा, F sin ऑफ 45, क्योंकि साइन ऑफ थीटा, यानी जिस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है उसी डायरेक्शन में cos थीटा बनता है, और उससे अपोजिट डायरेक्शन में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वो क्या बनता है, साइन थीटा। अब आपके पास एफबीडी डायग्राम में क्या करते हैं, लेफ्ट को राइट से, और जितना अप और डाउन जितने भी हैं उनको क्या कर ले, अच्छे से इक्वेट कर ले। यही हमने एफबीडी डायग्राम में बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे ध्यान से, n1 और f sin थीटा दोनों एक डायरेक्शन में है, तो आप क्या लिख सकते हैं, n1 प्लस f sin ऑफ 45 इसके बराबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स करता है, दैट इज इक्वल टू mg। यानी इस इक्वेशन से तो हमें ये प्रूव हो रहा है कि हमारे पास n1 और f sin 45 दैट इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन निकालूं, n1 इज इक्वल टू mg माइनस f sin ऑफ 45, यहाँ से इजी से निकाल सकते हैं। देखिए mg h से आ जाएगा, f की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, दैट इज 4gm स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर। यही फोर्स आ रहा है, वो एक दूसरे को इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। sin 45 होता है बेटा, कितना होता है sin 45, 1/√। तो इसको m1 के हिसाब से इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप सोल्व करके 2√2 कर लीजिए, या इसको ऐसे छोड़ कर दीजिए इसके आपको ऊपर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एफबीडी डायग्राम से नॉर्मली जितना फोर्स अर्थ उसके ऊपर लगा दी है नॉर्मल रिएक्शन के तौर पे, वो हमारे पास आया, दैट इज m1। सिमिलरली मैं n2 के लिए निकाल सकती हूँ। तो n2 के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफबीडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करती हूँ, ये वाला फोर्स मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देती हूँ, दैट इज 4gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, और यहाँ से रब करके यहाँ पर एफबीडी डायग्राम दूसरे पर। देखिए बच्चे, दूसरा है डायग्राम हमारे पास, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है ये हमारे पास हो गया दूसरा ब्लॉक, इसका मास है 2m। तो दूसरा ब्लॉक मास 2m है, तो सबसे पहले W इज इक्वल टू mg, m में मास है 2 इंटू g। नॉर्मल रिएक्शन इसका मान लीजिए n2 नॉर्मल रिएक्शन, ये n2 हो गया। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, देखिए बच्चे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये हमारा फोर्स हो गया। ये एंगल कितना है हमारे पास, ये एंगल है हमारे पास कितना हो गया, ये एंगल हमारे पास अल्टरनेट एंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा 45 डिग्री,
ये हमारे पास एंगल हो गया 45 डिग्री। फिर से क्या करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट करेंगे तो ये बनेगा f ऑफ cos ऑफ 45 और ये क्या बनेगा, दैट इज f sin ऑफ 45। समझ में आया, रिजोल्व किया है। अब n2 की वैल्यू निकाल, देखिए बच्चे n2 किसके बराबर हो जाएगा, f sin थीटा प्लस में 2mg। तो लिख लीजिए n2 इज इक्वल टू f sin थीटा, या पहले मैं mg का लिख देती हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ mg के साथ है तो कंपेयर हो जाएगा, 2mg प्लस f sin ऑफ 45। यहां से अगर हम बात करें n2 की वैल्यू निकलेगी, दैट इज n2 इज इक्वल टू 2mg प्लस f की वैल्यू 4g, यही ना 4g m स्क्वायर बाय l स्क्वायर और साइन यानी 1/1। तो ये हमारे पास जो है नॉर्मल रिएक्शन। यहां से अगर आप ये चीज देखें तो यहाँ mg में माइनस हो रहा है और यहाँ पर 2mg में प्लस हो रहा है, कई तो वैसे इसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है। क्यों नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि वो बॉडी बहुत ह्यूज है, ह्यूज एज कंपेयर टू द अदर बॉडी। ह्यूज तो नहीं कह सकती कि डबल है, तो उस केस में हमारे पास इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन। तो आपके पास जो ग्रेविटेशन के फोर्स जो क्वेश्चंस आए थे बेटा, आप उसको किसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो एफबीडी डायग्राम जो है वो तो आपको जब कॉम्प्लिकेटेड वन दे रखा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने कल किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के भी ऊपर हो सकता है, और दूसरा हमारे पास क्या है, नॉर्मल जो फोर्स है उसके खिलाफ भी हो सकता है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 2 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब आपको पता है राइट एंगल दैट इज 60 डिग्री। यहाँ पर एक मास m है, यहाँ पर एक मास m है, यहाँ पर एक m, इसको मान लीजिए a पॉइंट, ये b पॉइंट हो गया, ये c पॉइंट। यहाँ पर हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट पे, तीनों पॉइंट के ऊपर जो है उसके पास सेम मास है। अब आपको इसमें ये बताना है कि इस ऑब्जेक्ट के सेंट्रोइड पर, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर एक मास रखता है m, ठीक है। तो ये सारे मिलके इस m के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सेंट्रोइड के लिए इसको मिला लेते हैं और इसको थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। और उसी तरह से ये सेंट्रोइड हो गए, इसको मान लीजिए g हमारा, जो हमने इसको सेंट्रोइड, यानी आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने हर एक पॉइंट पे मास है m, और उसके बाद जो है इसके सेंट्रोइड पर थोड़ा सा अगर इसको इक्वल करें तो यहाँ पर सेंट्रोइड पे मैं 2m मान लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट में दिक्कत ना। तो यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर मास m रखा हुआ है, सेंट्रोइड पे 2m रखा है। आपको सबसे पहले ये बताना है कि ये सारे मिलकर सेंट्रोइड के ऊपर कितना फोर्स, यानी Fg के ऊपर कितना फोर्स लगा है। टोटल फोर्स ऑन सेंट्रोइड, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दैट ग्रेविटेशन फोर्स। तो बच्चे अगर यहाँ से आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास सब हमें फोर्स निकालना है, ये A पॉइंट B इसके ऊपर है, B भी इसके ऊपर, C भी इसके ऊपर फोर्स लगा है। तो यहाँ पर एक अजम्पशन हम लेते हैं कि मान लीजिए AG, BG और CG इसकी वैल्यू हम 1 मीटर मान लेते हैं फॉर द सिंपलिसिटी। ये चीज हमें गिवन है, लेकिन पहले पार्ट में हमें सिर्फ ये बताना है कि अगर सेंटर पे 2m मास है तो वो टोटल जो तीनों कोने पर रखे हुए मासेस है वो कितना फोर्स लगाएंगे। लेट मी सी, आपको ये दिख रहा है कि नहीं, क्वेश्चन समझ में है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें हमारे पास क्या है, मास दे रखे हैं और सेंटर पे देखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए बच्चे ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉइंट ऑफ साइड इस साइड अगर देखेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा और इस साइड जो देखेंगे तो हमारी माइनस वाई हो जाएगी। ये मैं बात बताऊँ। सबसे पहले हम फोर्स, यानी ये वाला फोर्स अगर देखें, ये वाला फोर्स यानी ये G के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो G के ऊपर फोर्स लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या अपनी ओर खींचेगा ना। ये फोर्स हमारे पास क्या है, ये वाला फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरली ये इस तरह से फोर्स लगेगा और ये इस तरह से फोर्स, इसको फोर्स को मान लीजिए F1, ये फोर्स हो जाएगा F2 और ये फोर्स हो जाएगा F2। यानी A पॉइंट जो फोर्स लगा रहा है वो F1 है, B पॉइंट जो फोर्स लगा रहा है वो F2 है। देखिए बच्चा वो खींच रहा है तो अपनी डायरेक्शन में करेगा ना। तो मैंने देखा एरो जो है वो उन पार्टिकल जो खींच रहे हैं उन्हीं की डायरेक्शन में लगा है। अब इसके बाद देखिए बच्चा, यहाँ पर सबसे पहले हम F1 निकालेंगे। ये F1 निकालना है ना, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो FG, फोर्स ऑन G ड्यू टू A। कल हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो किया था तो उसमें आप लिख सकते हैं F ऑन G ड्यू टू, इसको F1 भी लिख सकते हो या फिर
बोलने के हिसाब से मीन्स आपको क्लियर हो जाएगी किस तरह से, एफ जी ए। इसके बाद देखिए बेटा हमारे पास फोर्स फॉर्मूला क्या आता है, जी मास पहला एम, दूसरा मास 2m, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है ना, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब बात आती है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके बिना यूनिट वेक्टर तो ये काम करेगा नहीं। कौन से डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये वाई एक्सिस में, और यूनिट एक्सिस में हमने याद किया था आई जे कैप, ये किया था ना। अगर एक्स एक्सिस में तो आई कैप से, वाई एक्सिस में तो जे, और जेड एक्सिस में तो के कैप, तो ये हमारे पास है। तो ये हमारे कौन सी एक्सिस में यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, जे कैप। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन जे कैप से ही पता चल गई, अलोंग जी ए, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने एफ पर निकाला, सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, F2 निकालेंगे। F2 को हम क्या लिख सकते हैं, एफ जी बी, यानी फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी, यानी बी कितना फोर्स लगा रही है, F2। चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं, एफ ये जी एम इंटू 2m, यानी m इंटू 2m डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। अब चीजें एक चीज ध्यान से देखिए बच्चे कि हमारा फोर्स अभी किसी पर्टिकुलर उसमें वर्टेक्स में नहीं लग रहा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल में लग रहा है। अगर एंगल में लग रहा है तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लेरिफाई कर दूं कि ये हमारे पास इस तरह से, ये हमारा फोर्स लग रहा है F2। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, यानी अगर ये बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल, यानी ये एंगल क्या होगा हमारे पास, थीटा। अब बात ये आती है कि हमारा एंगल थीटा जो है वो मैं अभी बता दूं कि एंगल कितना होगा। सबसे पहले देखिए ये F2 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये एंगल हमारे पास क्या हो गया, थीटा। ये एंगल थीटा होगा तो बच्चे ये वाला क्या बनेगा, दैट इज F2 cos ऑफ थीटा, और ये वाला क्या बनेगा, F2 sin ऑफ थीटा। आई थिंक ये चीज समझ में, क्योंकि ये हमारे पास जो है पर्टिकुलर एंगल में है, तो ये हमारे पास क्या है, F2 cos थीटा, और ये जाएगा F2 sin ऑफ थीटा। अब बात आती है एंगल की, बच्चे एंगल देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये टोटल कितना डिग्री का होगा, 60 का है, और इसके अंदर से सेंटर में से निकाला है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यानी नीचे वाला एंगल क्या हो जाएगा, 30। तो ये 30 का, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 का। तो यहाँ हमारा थीटा किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 30 डिग्री। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब ये देखिए बच्चे कि इस एक्सिस में, यानी ये एक्सिस में क्या मान रखिए -x, और ये एक्सिस जो यानी परपेंडिकुलर एक्सिस बनाऊंगी, यहां से जो परपेंडिकुलर एक्सिस हमारी आएगी वो एक्सिस क्या होगी, -5। ये चीज तो आपको समझ में आई ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, इससे अपोजिट नेगेटिव एक्स एक्सिस, और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड हमारा क्या है, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड हमारा F2 cos थीटा। तो यहां पर लिख दें नेगेटिव एक्सिस के लिए क्या करते हैं, माइनस आई कैप। ये चीज समझ में आई, क्योंकि एक्स के लिए हम आई कैप यूज करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस इसलिए हमने क्या किया, -i। इसके बाद देखिए बेटा फोर्स। अब ये फोर्स तो हमने पहले लिख ही रखा है ना, फोर्स यानी हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, cos ऑफ 30। ये समझ में आई, फोर्स की वैल्यू तो हमने F2 पहले ही निकाल रखी है, बस हमें डायरेक्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पे लिखना था। दूसरी चीज देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें नेगेटिव का है तो माइनस, वाई डायरेक्शन में लगता है जे कैप, और साइन थीटा। तो F2 हमने बाहर निकाल ही लिया कॉमन, तो ये हो गया साइन थीटा। तो ये हमारी F2 यानी इस डायरेक्शन में हमारी जो फोर्स लग रही है उसका जो है किस तरह से आएगा, Gm1 M2, ये तो हमारे मैग्नीट्यूड हो गया, और ये माइनस आएगा आई कैप, क्योंकि माइनस वाई एक्स एक्सिस में थी, माइनस जे कैप क्योंकि ये माइनस वाई एक्सिस में थी, माइनस जे कैप, ये हो गया अलोंग जीबी। ठीक है, वो हमारा डायरेक्शन क्वेश्चन है। सिमिलरली F3 की वैल्यू निकालेंगे बच्चे, F3 की वैल्यू निकालेंगे तो FCB लिख सकते, सॉरी GC, यानी जो है फोर्स ऑन G ड्यू टू C। फोर्स की वैल्यू फिर से वही सेम, mg2m डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, r स्क्वायर 1 का स्क्वायर। हाँ, अब इसके बाद सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन निकाले थे, यहाँ पे डायरेक्शन की वैल्यूज निकालेंगे, कोसाइन नहीं डायरेक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारे पास फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है F2, सॉरी F3, ये फोर्स हमारे पास F3 है। यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, थीटा। देखिए ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी क्या होगा 30, तो ये एंगल क्या होगा थीटा, मैं थीटा से लिख रही हूँ, तो ये बनेगा F3 cos ऑफ थीटा, किसमें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और यहाँ क्या बनेगा F3 sin ऑफ थीटा, कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई एक्सिस में। पुट कर दें, यदि आपको ये चीज समझ में आ गई तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास है F3 हमारे पास बाहर आ गया, यहाँ पर हमारे पास आएगा आई कैप cos ऑफ 30 माइनस j कैप sin ऑफ, ये हमारे पास आ गया F1 F2 एंड F3।
F3। यानी हमने सिर्फ F1, F2 और F3 की वैल्यू से इसको सोल्व करके देखा है कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए बच्चे, हम इसमें अगर देखें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल ये सारे मिलकर इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं। टोटल का फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज हमें करना पड़ेगा F1 F नेट हमारे पास कितना आएगा, दैट इज F1 प्लस में F2 प्लस में F3। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास अगर देखें तो F1 प्लस F2 प्लस F3। एक तरीका और भी बचा, इन तीनों को आप ऐड करें, तो ऐड करेंगे तो देखो ये चीज तो सारी कॉमन है। ठीक है, सारी कॉमन होने के बाद हमारे पास जो अंदर बचता है वो क्या बचता है, यानी ये देखो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा 2 टाइम j sin of 30। यानी अगर इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, तो मैं यहाँ पर ये कॉमन लिख रही हूँ 2 इसको कैसे लिख रही हूँ 2gm स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हो गया j कैप माइनस i कैप cos of 30 माइनस j कैप sin of 30 प्लस i कैप cos of 30। यानी मैंने ये सारी चीज कॉमन ले ली बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पर हो गया cos of 30 और माइनस j कैप sin of 30। ये है, इसके बाद कैंसिल हो गया ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास बचा 2gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। यहाँ अंदर क्या बचा, j माइनस 2j साइन ऑफ थीटा की जगह 30 लिखना है 30। और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 हमारे पास कितना होता है बच्चे, करेक्ट 0 30 यानी 0 1 1/4 1/2। तो यहाँ पर 1/2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2gm स्क्वायर। चलिए यहाँ पर कर देते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं साइन ऑफ 30 की वैल्यू पुट करूँ 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये हमारे पास है 2gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर j माइनस j इज इक्वल टू 0। The total force acting on the centroid due to the three forces which is present, three particles which is present at the corner या फिर vertices of the इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी उसके अगर ए पॉइंट बी पॉइंट डिफरेंट कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं तो टोटल फोर्स कितना लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू 0। यानी दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पे इक्वल फोर्स लग रहे हैं और सेंटर के ऊपर वो फोर्स लगाने चले तो सारे के सारे फोर्स क्या करेंगे बेटा, इक्वल फोर्स लगाएंगे। इक्वल यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, टोटल सेंट्रोइड में 0 फोर्स लगाएंगे। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो आप आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आराम से कर सकते हैं। देखिए अभी मैं हाल फिलहाल के लिए आपको एक इसी के साथ एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, वो आप खुद से आप अपने आप ट्राई करके देखना, वो इजी सा आ जाए। कि आपके पास ये कोई जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल हो, अगर आपके पास एक स्फीयर है ए बी सी डी, यहाँ पर भी मास एम है, यहाँ पर भी मास एम है, यहाँ पर भी मास एम है, इसी तरह से इक्वल मास सारी जगह है, तो आपको ये बताना है ये अपने सेंटर पे कितना फोर्स लगा। जैसे हमने ये किया सिमिलर से वही करना है कि ये अपने तरफ खींचेगा F1 फोर्स से, ये खींचेगा F2 फोर्स से, ये खींचेगा F3 फोर्स से। मान लीजिए यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एम भी लगा लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर F4 ये चारों फोर्स लगा रहे चारों में। अब इसके बाद ये ध्यान से देखो कि F1 जिस फोर्स से इस सारे खींच रहा है, F3 उसको उसी से कैंसिल कर रहा है, इक्वल है, कोई भी चीज नहीं है। उसी तरह से F2 जहां खींच रहा है, F4 जो खींच रहा है तो वो क्या है, उसको कैंसिल कर रहा है। तो F1 ने कैंसिल कर दिया F3 को, सॉरी F1 ने कैंसिल कर दिया F3 को क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट थे, F2 ने कैंसिल कर दिया F4 को क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट थे। तो सेंटर पे फोर्स कितना लगा, सेंटर के ऊपर फोर्स लगा दैट इज 0। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस यानी इक्वल मासेस अगर एक्ट कर रहे हैं तो मास का क्या होगा वैल्यू, दैट इज 0। हाँ चेंज आ सकता है अगर हमारे पास जो ये वैल्यूज हैं, एक यहाँ m हो यहाँ 2m हो, यानी अगर मासेस जो है वो अलग अलग हो तो वो अलग अलग फोर्स लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस। यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ही वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो वहां पर हमारी वैल्यू जो है अलग हो सकती है। तो इसको ध्यान से देखिए। और यहाँ पर हमने दो मैंने आपको इन शॉर्ट ट्रायंगल का भी बता दिया, इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, फिर उसको हम बात शुरू करेंगे
वेरिएशन ऑफ जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझेंगे और उसका एक वेरिएशन यानी अब एक हाइट पे जाते हैं तो किस तरह से होता है। अभी एक और क्वेश्चन करवा लेते हैं। देखिए बच्चे, मान लीजिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जैसे मैंने कहा कि अगर मासेस अलग अलग होंगे तो वो डिपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मास m है, यहाँ पर 2m है, यहाँ पर भी m है। ये A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, ये एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से 60 होगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है F नेट ऑन m, यानी इस m के ऊपर टोटल फोर्स बताना है। कौन सा? ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू m एंड 2। इन 2m और m की वजह से, यानी B पॉइंट पे जो C पॉइंट पे 2m है और B पॉइंट पे जो m है, वो उसकी वजह से A पॉइंट के ऊपर जो प्रेजेंट हमारा m मास है उसके ऊपर वो कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी। बच्चे अगर आपने पहले वाला नमूना ध्यान से देखा है तो आप इसको इजी से कर सकते हैं। देखिए बच्चा, यहाँ पर इस पॉइंट पे ये इसको फोर्स अट्रैक्ट करेगा, ये इसको फोर्स लगेगा, इसके बाद ये भी इस फोर्स, यहाँ पे भी फोर्स आएगा, यहाँ भी फोर्स आएगा, यहाँ पर भी वही फोर्स आएगा, यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर एक डिफरेंस जरूर हो सकता है क्योंकि ये मास जो है वो अलग है दूसरे मासेस से, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए इस साइड मास की वैल्यू अलग होगी, इस साइड मास की वैल्यू अलग। मान लीजिए ये फोर्स F1 हो गया, ये F2 हो गया। ठीक है, हमें तो इसी फोर्स इसके ऊपर देखना है ना, कितना फोर्स लगा रहे हैं दोनों मिलके। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास ये टोटल फोर्स कितना लगा है। अच्छा बच्चे, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से लेके, लेट आपको एक चीज दे रखी है कि इफ आपको Fm की वैल्यू दे रखी है, फोर्स ऑन m दैट इज इक्वल टू x gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर। मान लीजिए a डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ F2m के ऊपर जो आएगी दैट इज आएगी y gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर। क्वेश्चन इस तरह से ले सकते हैं, फाइंड a x एंड y। सेम क्वेश्चन है बेटा, इस तरह से निकालो, इस तरह से। देखो सबसे पहले मैं देखूंगी इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। इसके ऊपर अगर फोर्स देखें F ऑन टू m, कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फोर्स इस तरीके एंगल से लग रहा है, एक फोर्स इस एंगल से लग रहा है। दोनों फोर्स बराबर होंगे क्योंकि दोनों साइड मास जो है वो सेम है। अगर अलग अलग मास होंगे तो अलग अलग फोर्स से करते हैं, दोनों सेम मास है। तो मुझे ये आपका जो वेक्टर वाला पोर्शन हमने किया था, तो ये हमारे पास दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, हमें इसका क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। और रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें करना a स्क्वायर यानी f का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f इंटू f, दैट इज मैं इसको 2f स्क्वायर लिख लूं, एंड कोस ऑफ एंगल कितना होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे टोटल जो फोर्स है ड्यू टू 2m, तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये हम इसको सोल्व करें तो f स्क्वायर प्लस में f स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर cos 60 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3f स्क्वायर रूट 2 और रूट 2f। हो सकता है ना? हो सकता है क्योंकि हमने ये देखा कि ये दो वेक्टर एक्ट कर रहे थे, तो रिजल्टेंट निकालना था ना, तो हमने इसका रिजल्टेंट निकाला। वो रिजल्टेंट जो है वो आया रूट 3f। इसको अगर f की वैल्यू निकालें तो f की वैल्यू क्या लगेगी? तो f होता है रूट 3g, मास एक का हो गया m, एक का हो गया 2m डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास एक, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इसको मैं अगर लिखूं 2 आगे आ जाए, 2g 2 रूट 3g m स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो इसको कंपेयर करोगे, सॉरी इसको नहीं, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे क्योंकि 2m की वैल्यू थी हमारे पास, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी? बच्चे हमारे पास y की वैल्यू आई है दैट इज 2 रूट 3। तो ये हमारे पास y की वैल्यू है 2 रूट 3। अब इसके बाद हम बात करेंगे f की वैल्यू m के बराबर। तो ट्राई करके देखिए f की वैल्यू m के बराबर जो है वो किस तरह से आएगी। तो यहाँ हमने जो फोर्स की वैल्यू है 2m के ऊपर जो है वो आई हमारे पास दैट इज 2 रूट 3। ठीक है, सिमिलरली अगर हम fm, आपने कोशिश कर ली होगी, नहीं की तो आप मैं जैसे साथ साथ कर रही हूँ उसके साथ देखिए। fm के ऊपर देखना बच्चे, fm इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर एक F1 फोर्स लग रहा है, एक F2 फोर्स लग रहा है। ठीक है, F1 और F2 फोर्स लग रहा है तो इसका रिजल्टेंट हम उसी हिसाब से निकालेंगे, F1 और F2 के हिसाब से। ठीक है, अब ये जो फोर्स है वो किस फोर्स से एक्ट कर रहा है और ये जो फोर्स है वो किस फोर्स से एक्ट कर रहा है, यहाँ पर हमें ये चीज ध्यान देने की जरूरत है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें एफ एम की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 कोस ऑफ, फिर से एंगल कितना होगा, दैट इज 60। वही चीज है ना हमारे पास जो अभी अभी हमने ट्राई की। अब इसके बाद देखिए बच्चे, हमारे पास जो F1 की वैल्यू है, जो M इसको खींच रहे हैं ये ट्वाइस है, ये M2 ये हो गया, M स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 2 है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो M की वैल्यू है वो M की वैल्यू किस तरह से आएगी, दैट इज अंडर द रूट, यहाँ पर इसको F मान सकते हैं, ये डबल होगा 2F जो है, इसको आप ये 2F ये F1 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये F का स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे डबल होगा तो ये 2F का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2F की वैल्यू F हो गई, और ये हो जाएगी 2F, यानी F की वैल्यू हो जाएगी 2F क्योंकि ट्वाइस होगा। फिर उसके बाद है cos ऑफ 60 को मैं लिख सकती हूँ 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या चीज हमारे पास आएगी, दैट इज F स्क्वायर प्लस में 4F स्क्वायर प्लस में 2F स्क्वायर, दैट इज 267। तो ये हमारे पास आएगा √7F, और √7 यानी √7 की वैल्यू, जी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, जी इंटू 2M स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वैल्यू आएगी इसकी F की, यानी अगर मैं इससे कंपेयर करूं G से, तो GM स्क्वायर बाय A स्क्वायर, तो ये 2√7, यानी बच्चे हमारे पास y की वैल्यू थी 2√3 और ये हमारे पास आएगी x की वैल्यू 2√7। तो क्वेश्चन इस टर्म में भी आ सकता है कि बच्चे आप इसको निकालने की कोशिश कीजिए कि एक पर्टिकुलर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और दूसरी ऑब्जेक्ट जो है वो उसके ऊपर कितना फोर्स लगा है। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसके बाद हम करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो टॉपिक है बच्चा वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी जैसे हमने कहा था कि जैसे ग्रेविटी और ग्रेविटेशन दोनों चीज अलग है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस भी किया है। क्या डिफरेंस है मैं एक बार दोबारा से आपको बताना चाहूंगी। ग्रेविटेशन था यूनिवर्स में जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी क्या था, अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में यानी एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो तो इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पहले तो ग्रेविटी क्या है, इट इज द फोर्स एक्सेलरेशन द फोर्स ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी, यानी ये एक ऐसा फोर्स है, इट इज द फोर्स ड्यू टू विच the earth attracts any body, earth attracts any object, earth attract any object towards the center। क्योंकि वाई टॉपिक है बेटा, क्योंकि हम भी जब भी पढ़ते हैं वेट और जो है ग्रेविटी और एक जैसा ही है, क्योंकि वो फोर्स क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। अर्थ भी हर चीज को अपने सेंटर की ओर साइड क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इसको समझने के लिए ऐसे सोचिएगा, देखिए मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर और इसका मास है कैपिटल एम, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आप खुद खड़े, ठीक है, आप खुद खड़े हैं, यहाँ पर एक कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, यहाँ पर उसका मास है स्मॉल एम एज कम्पेयर टू अर्थ, तो बहुत ही कम है, स्मॉल एम है, इसका एक फोर्स लगेगा W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमने सारी चीज बताई, यानी अर्थ जो है ग्रेविटी की वजह से उसको अपनी ओर यानी एज अ वेट उसको अपनी सेंटर की साइड खींचेगी, ठीक है। तो अगर वो सेंटर की साइड खींचेगी तो हमारे पास वेट क्या होगा, दैट इज इक्वल टू mg, और वेट हमारे पास एक तरह से क्या होता है, फोर्स होता है, यानी एक फोर्स तो हमारा ग्रेविटी की वजह से लगेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये चीज समझ में आई। दूसरी चीज अभी हमने ताजा ताजा पढ़ी है, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। ताजा ताजा इसलिए क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ी है और प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास क्या है, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो मास है वो आउटसाइड द शेल, यानी अगर हम अर्थ को एक शेल माने, आउटसाइड द शेल है, अगर आउटसाइड द शेल है तो उसके लिए वो क्या करेगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और वो दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द सेंट्रल फोर्स। देखिए सारी बेसिक चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आप इन चीजों को इंटरलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें कभी भी बोरिंग नहीं लगेंगी और ये सारी चीजें आप कनेक्ट करके इजी से सोल्व भी कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम। तो देखिए बच्चा, तो एक फोर्स हमारे पास, सॉरी एक मास ये हो गया, एक मास हमारे कैपिटल है यानी अर्थ का मास हो गया। तो एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ने भी बताया है कि वो फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज जी एम। एक मास हो गया कैपिटल एम तो हमारा मास का कौन सा, अर्थ का मास, और स्मॉल एम हमारे पास क्या हो गया, दैट इज ड्यू टू द
स्मॉल ऑब्जेक्ट विच इज प्लेइंग एट द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ बच्चे मैंने सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा है और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r²। तो बच्चे देखिए इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लगते हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशन दैट इज Gmm/r², और ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज व्हाट mg। ठीक है, तो यहां से अगर इन दोनों फोर्स को कंपेयर करें तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा किस किस के बीच में, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बीच में। तो यहाँ पर हो गया Gmm/r², m से m कैंसिल हो गया तो हमारे पास ग्रेविटी का जो फॉर्मूला आ गया दैट इज Gmm/r। यहाँ मास ऑफ अर्थ लगेगा, ये भी रेडियस ऑफ अर्थ लगेगा। तो जब भी हमारे पास ग्रेविटी का रिलेशन, ग्रेविटी कई बार इसको इस क्वेश्चन को इस तरह से, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, जी यानी स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो वहां पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम 9.8 मीटर पर सेकंड भी लिखते हैं, हमने क्वेश्चंस में काइनेमेटिक्स में किया है, और दूसरी जो है हमारे पास 10 भी अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। तो वहां पर ये जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जी क्या है, दैट इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो रिलेशन क्या है इन दोनों में, ये हमारे पास आएगा जी दैट इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम जो है मास ऑफ अर्थ, और आर जो है हमारी रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब यहां से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड है। बच्चे ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू सरफेस के ऊपर है, यानी अर्थ के सरफेस पे अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे तो वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड है। आप इससे ज्यादा ऊंचाई तक यानी ऊपर जाएंगे या ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तब वो 9.8 मीटर पर सेकंड है। आपके लिए ये कांस्टेंट जरूर है, बट कांस्टेंट कहां पे, सरफेस ऊपर, अर्थ के किसी भी सरफेस पे कहीं भी चले जाइए, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो है मैटर कहीं भी चले जाए वो भी अलग मैटर है, क्योंकि अर्थ और पोल और इक्वेटर का भी बड़ा इशू है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक पर्टिकुलर जगह के लिए कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जी की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, जी की वैल्यू थी 6.67 × 10⁻11। ठीक है, तो ये -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ को बेटा हम रन वैसे ये अप्रोक्सीमेटली है, कोई एग्जैक्टली तो हम बता नहीं सकते क्योंकि हमने कोई वेइंग मशीन से तो उसको वेट कर नहीं रखा। तो इसकी जो वैल्यू आती है बेटा 6 × 10⁻24 अप्रोक्सीमेटली हमें साइंटिस्ट ने बता रखी है। 6 × 10 है तो 5.9 समथिंग, तो ये हम इसको 6 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी है रेडियस ऑफ अर्थ, ये आपने काफी बार सुना होगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। तो इसको अगर मैं पॉइंट्स में लिखूं तो ये हो जाएगा 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो यहाँ हमारे पास रेडियस, तीन सब चीजों को पुट करेंगे तो बेटा जब हमारी जी की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमने जो है इनकी वैल्यू को सोल्व किया। बेसिक क्या है, हमें जी की वैल्यू निकालनी थी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि ये वो वैल्यू है जिसकी वजह से अर्थ जो है, ये वो फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ जो अट्रैक्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट को टुवर्ड इट्स सेंटर, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी सेंटर से लगने वाले फोर्स को कह रहे हैं हम इसको, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो आई थिंक ये आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि इनकेस आगे जितने भी आप या इसके रिलेटेड क्वेश्चन करें तो आप इसको आराम से कर सकें। इसको आप न्यूमेरिकल के टर्म में करना चाहें तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो देखिए बेटा मैं यही आपको एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ। मान लीजिए आपके पास हमने क्या निकाला है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जी की वैल्यू निकाली है बच्चे, G इज इक्वल टू दैट इज Gm स्क्वायर, सॉरी Gm/r², मास ऑफ अर्थ मास। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया है, मान लीजिए आपके पास ये एक अर्थ है, एक अर्थ नहीं ये अर्थ है जिसका रेडियस r है, जिसका मास m है। ठीक है, अब इसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने निकाली है दैट इज Gme/r²। ठीक है, अब एक और हमने मान लीजिए कोई भी x आपके पास प्लेनेट है, उसका जो मास है, उसका मास अर्थ के मास से तो आधा 1/3 है और रेडियस उसकी आधी, रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट x जो है वो है आधी किससे, अर्थ से। तो अब इससे ये पूछा गया है कि इस पे जब g की वैल्यू ये है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ g एट दिस प्लेनेट। क्वेश्चन समझ में आया कि हमारे पास अर्थ जो है उसका रेडियस r है और उसका मास जो है वो क्या है, m, कैपिटल M है। इसके बाद हमें ये बताया कि कोई x प्लेनेट है, उसके ऊपर जो हमने कंपैरिजन किया तो मास कितना है m/3 और जो रेडियस है वो है हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ।
आपको इन दोनों के बीच में आप कह सकते हो कि जी की वैल्यू का वेरिएशन किस तरह से। अब अच्छा देखिए, इस पे जी है तो यहाँ पर हमारे पास जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट करने हैं, यहाँ हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी डैश से करेंगे, फॉर्मूला वही बनेगा, दैट इज जी एम मास ऑफ प्लैनेट एक्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट एक्स का स्क्वायर। हमें कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या करेंगे, दैट इज जी डैश अपॉन में जी करेंगे, ठीक है, जी डैश अपॉन में जी करेंगे तो बेटा इसको डिवाइड करते हैं जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर इंटू ये आर एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये जी एम एक्स नीचे आ जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट इज प्लैनेट इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, इसका क्लियर है। अब इसके बाद देखिए बेटा, यहां तक अगर आपका क्लियर है, सिंपल सी बात है, इसको क्लियर है तो अब मास ऑफ अर्थ, अब मास ऑफ अर्थ क्या लिखा है, ये रेडियस जो है, यहाँ पर हमारे पास रेडियस भी दे रखी है और मास भी दे रखा है, पुट करते हैं यहाँ वैल्यू, क्योंकि बाकी तो हमारे पास क्या अर्थ का ही है, तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, पुट कीजिए नेक्स्ट, ये हमारे पास आएगी मास ऑफ अर्थ को ऐसे लिख दीजिए, मास ऑफ दैट इज मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 3, हो गया काम, प्लस सॉरी प्लस इनटू आर एक्स की वैल्यू है आर ई बाय 2, मल्टीप्लाई करें आर ई से, आर ई हो गया, आर ई से आर ई का स्क्वायर, ये हो गया ऊपर स्क्वायर, ये एम ई से एम और ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, इज इट सो। देखिए ये 3 ऊपर चला जाएगा तो एम ई से एम ई कैंसिल हो गया, 3 आ गया और यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/4, 4 का स्क्वायर करके 3/, तो बच्चे यहाँ हमारे पास जी डैश और डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू जो आई है वो आई है 3/4, और अगर हम जी डैश की वैल्यू देखें दैट इज 3/4 एम ऑफ जी, पॉइंट्स में लिखे तो 0.27 0.727 नहीं 0.7, तो यहाँ पर क्या है, इस प्लैनेट के ऊपर जो ग्रेविटी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 3/4 टाइम होगी इसके, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ। अर्थ की वैल्यू अगर यहाँ से आप पुट करो 10 लिखोगे तो भी 30/4 आएगा, तो उसको सोल्व कर लीजिए, या 9.8 करे तो उसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से सोल्व करके आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं अगर आपको ये डाटा प्रोवाइड है तो आई थिंक मैंने आज आपको न्यूमेरिकल करवाने की कोशिश की है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला न्यूमेरिकल है और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमने कॉन्सेप्ट हमें शुरुआत की है। अब बात आती है कि मैंने कहा था कि ये जो वैल्यू 9.8 है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है, कैसे, पोल पे अलग होगी, इक्वेटर पे अलग होगी, रीजन भी यही, रीजन किस वजह से, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग होती है, जैसे मैंने कहा ये आर जी की वैल्यू जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ है, आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर चले जाएंगे तब इसकी वैल्यू अलग होगी, आप सरफेस ऑफ अर्थ से डेप्थ में चले जाएंगे तब उसकी वैल्यू अलग होगी, अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो उसका क्या फर्क पड़ेगा जी के ऊपर, अगर आप ये देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रोटेशन का क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम वेरिएशन के टर्म में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट इज वेरिएशन ऑफ जी, यानी अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो वहां पर आपको जी की वैल्यू किस तरह से वैरी होगी, हाइट पे कैसे होगी, डेप्थ पे कैसे होगी, रोटेशन पे कैसे होगी, एल्टीट्यूड पे कैसे होगी, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज और बता दो बेटा, यहाँ पर हमने रिलेशन किया है जी और जी के बीच में, तो आपने ये चीज ध्यान दे रही होगी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है, एक तो कॉन्स्टेंट, ये चीज कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर क्या हमने ऑब्जेक्ट के मास के बारे में बात की, उसके साइज के बारे में बात की, उसकी शेप के बारे में बात की नहीं, तो जी की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता लगेगी, जी इज इंडिपेंडेंट इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड टाइप ऑफ मटेरियल विच इज यूज्ड इन दैट ऑब्जेक्ट, यानी कैसा ही मटेरियल हो उसकी जी की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जी की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट होती है मास, शेप एंड साइज। तो यही इसी बात से मैं आज का टॉपिक स्टॉप करना चाहूंगी। नेक्स्ट हम करेंगे वेरिएशन ऑफ जी इन द नेक्स्ट। तो थैंक यू फॉर टुडे।